हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 1 देख लिया होगा। तो क्या हम रिवाइज करना शुरू करें? तो चलो आओ हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जो मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसके अंदर मैंने न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात आपसे करी थी। ठीक, आइए देखिए अब। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जित आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन है, आप कहते हो ऑर्गन सिस्टम है, वो सब जो है आपके कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। अब ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों है? जिससे कि ये मेंटेन कर सके क्या आपका होम्योस्टेसिस। क्या होता है होम्योस्टेसिस? देखो, मेरे शरीर के अगर आप अंदर की कंडीशन यानी इंटरनल कंडीशंस की बात करते हो तो वो स्टेबल है। बाहर कितना भी चेंज हो जाए, एक्सटर्नली कितनी भी चीजें चेंज हो, बट मेरे शरीर के अंदर बेटा वो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आपकी बॉडी की जो पीएच है बेटा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इस तरीके से जितनी भी अंदर की इंटरनल कंडीशंस है वो कांस्टेंट कैसे रहेंगी? जब बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करेंगे। अब सर ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो देखो, जब भी दो और दो से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गन बेटा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अपने शरीर की बात करें, अगर आप नॉर्मली देखते हो कोऑर्डिनेशन, तो आप देखोगे आप किसी ऑफिस में जाओगे तो वहां क्या होता है, सपोज करो कोई प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो दो तीन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं बट वो एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जिससे कि उस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करा जा सके। सेम वे में बॉडी के अंदर भी बेटा टास्क है। अब जैसे कि मैं आपको एक टास्क बताता हूं, जैसे कि सपोज करो आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आप जो है इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहते हो, इंटेंस करना चाहते हो यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज। तो होगा क्या उस समय, क्या आपकी बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी? बिल्कुल आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसके थ्रू वो एनर्जी बनाती है। तो इस केस में अब क्या होगा बेटा, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए? बिल्कुल ज्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी? देखो, ऑक्सीजन की सप्लाई ऐसे बढ़ेगी, आप पहले रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाओगे। रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप बेटा ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ जा रही है बेटा। तो आपने ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया, इसके साथ साथ आप क्या करोगे, उस ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाना होगा। तो बेटा ब्लड का फ्लो भी तो मसल्स की तरफ ज्यादा करना होगा। तो आपने देखो ब्लड का फ्लो करा, इसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी बेटा, देख रहे हो। और फिर जाके वहां ऑक्सीजन पहुंचेगा, तब जाके मसल यूटिलाइज करेगी उस ऑक्सीजन को और एनर्जी बनाएगी और आपका बेहतरीन एक वर्कआउट हो पाएगा। कैसे? बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको जो है लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ा दिया किस तरीके से होता है। तो यानी कि आपने देखा कि एक फंक्शन, मुझे इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद करनी पड़ी, मेरा जो ब्रीथिंग सिस्टम है बेटा उसको जो है मदद करनी पड़ी, और जो मेरा बेटा मसल का सिस्टम है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद आपकी मसल्स कर रही हैं, या मस्कुल आपके मस्कुलर सिस्टम को भी मदद करनी पड़ी। तो क्या आपको समझ में आया किस तरीके से सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के साथ? ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर आप कहीं पर सपोज करो आप जैसे इरेक्ट सीधे खड़े होते हो, बिल्कुल ठीक, आप चलते हो, आप जब चलते हो तो एक बेहतरीन आपको जो है मूवमेंट आपकी देखने को मिलती है। पर सपोज करो वहां पर कोई दूसरा इंसान है जिसने शराब पी रखी है, वो तो कभी सीधा नहीं चल पाता, वो तो आड़ा टेढ़ा ना जाने कब गिर जाए इस तरीके से चलता है। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपको बेहतरीन तरीके से लोकोमोशन करना है तो आपको उसके लिए तीन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, वो भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में। न्यूरल, एक तो न्यूरल सिस्टम हो गया बेटा, एक आपका हो गया स्केलेटल सिस्टम, एक हो गया मस्कुलर सिस्टम। अब स्केलेटल और मस्कुलर तो अच्छा काम कर रहे हैं बट बेटा न्यूरल ये वाला पार्ट हिला पड़ा है, क्योंकि उसने क्या कंज्यूम कर लिया, उसने शराब को कंज्यूम कर लिया है और अब उसका उसके ब्रेन पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक सिस्टम जो है बेटा क्या हो गया, आउट हो गया। तो बेटा उससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन जो है बेटा वो बिगड़ गया, और कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया तो परफेक्ट मूवमेंट नहीं देखने को मिली, या फिर आप कहोगे लोकोमोशन। ठीक, अब जब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन की शरीर में, तो बेटा उसको दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, एक होता है न्यूरल सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है बेटा,
यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको नेटवर्क देखने को मिलता है न्यूरॉन्स का, जो कि एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। जबकि मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करता हूँ, तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो बेटा कोऑर्डिनेशन करता है हार्मोन्स के थ्रू, और ये हार्मोन्स किसने रिलीज करे हैं, आपकी ग्लैंड्स ने रिलीज करे हैं। और ये ग्लैंड क्या करती है बेटा, इन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ब्लड में। फिर जो है ब्लड जो है बेटा क्या करता है, ब्लड के अंदर ये ट्रेवल करते हैं और अपनी टारगेट सेल तक, जहां पर उनको पहुंचना है, वहां पर जिनका काम है, जरूरत है, वहां तक जो है बेटा ये पहुंचते हैं, ठीक, और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बेटा उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखें आप आगे, होता क्या है बेटा, ये जो आप देखते हो न्यूरल सिस्टम, इसके अंदर आपको जो है फास्ट कोऑर्डिनेशन तो देखने को मिलता है, बट काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है, बट लॉन्गर लास्टिंग कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता है। क्या आपको समझ में आ गया, स्लोअर कोऑर्डिनेशन है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम में। क्या आपके दिमाग में सेट हुई चीज। जब मैं बात करता हूं बेटा न्यूरल सिस्टम की, तो जितने भी आप एनिमल्स देखते हो उन सबका न्यूरल सिस्टम जो है बेटा हाईली स्पेशलाइज सेल से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसी होती है बेटा, न्यूरॉन होती है आपकी एक्साइटेबल सेल, इसलिए वो डिटेक्ट कर लेती हैं, रिसीव कर लेती हैं और आगे भेज देती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाइज को। और स्टिमुलाई तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं क्या होता है, ठीक। आइए देखिए, अब जब मैं बात करता हूं, यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन से रिलेटेड। जैसे कि जब मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको जो है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो पुअरली डेवलप्ड। तो सबसे पहले जो बेटा नर्व सेल आपकी डेवलप हुई थी, वो आपके जो आई थी पहली नर्व सेल, वो थी एपोलर न्यूरॉन, यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसके पास ना तो कोई एक्सॉन है ना कोई डेंड्राइट है, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी है, ठीक है। ये डेवलप हुई थी बेटा किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, जो कि आपका फाइलम सीलेंट्रेटा, या फिर आप उसी को निडेरिया भी कहते हो, ठीक है। तो हाइड्रा में आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलता है, यानी कि एपोलर न्यूरॉन्स का, राइट। समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद देखिए, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जब फाइलम आर्थ्रोपोडा पे पहुंचते हो, तो इसका एक ग्रुप है बेटा इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो है आपको देखने को मिलता है एक ब्रेन, ब्रेन के साथ साथ देखने को मिलती है बेटा गैंग्लियाज, और इसके साथ साथ न्यूरल टिश्यूज। यानी कि अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं हाइड्रा के साथ, तो बेटा इंसेक्ट के अंदर एक बेटर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। बट अगर सबसे बेहतरीन न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया किस में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे वर्टिब्रेट्स में जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई, सारी चीजें समझ में आ गई, बेहतरीन। चलिए आइए, अब जो हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, तो हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल बेटा जैसे आपके कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, बिल्कुल मेन यूनिट है, सेम वे में बेटा आपका जो नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा मेन यूनिट है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटा ये वो साइट होती है बेटा आपके नर्वस सिस्टम की जहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा जाता है और कंट्रोल करा जाता है। अब बेटा आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फिक्स है, अब ऑर्गन्स तक जो है बेटा इन दोनों का कनेक्शन बैठाना होगा, यानी ऑर्गन्स को मुझे सीएनएस से जोड़ना है, सीएनएस को ऑर्गन से जोड़ना है। तो बेटा इसको जोड़ने में मदद करती है आपकी बेटा नर्व्स, इसको जोड़ने में मदद करती है। और ये जो जितना भी नेटवर्क होता है सारी की सारी नर्व का, उसको आप डाल देते हो बेटा किसके अंदर, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। तो बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ गई बेटा, ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये होता है आपका नेटवर्क सारी की सारी नर्व का। और जब मैं नर्व की बात करता हूं, तो बेटा एक तो नर्व आपकी ब्रेन से जो निकलेगी वो क्रेनियल नर्व है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी वो स्पाइनल नर्व है, और ये कनेक्ट करती है आपके बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किससे, आपके बॉडी ऑर्गन से। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गया। अब देखो मैंने डायग्राम भी दिखाया है, आपको दिख रहा है किस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और मैंने इस तरफ आपको ऑर्गन दिखाए हैं, और दिखाया है किस तरीके से क्रेनियल नर्व निकल रही हैं और ऑर्गन को सीएनएस से जोड़ने का काम कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड भी बेटा देखो किस तरीके से जोड़ने का काम कर रही है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। फिर हम बात करते हैं बेटा पीएनएस की। अब देखो पीएनएस में होता क्या है, पीएनएस में आपको पता है नर्व्स आती है, ठीक है। तो अब बेटा नर्व्स दो तरह की होती है, एक नर्व तो ऐसी होगी जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेके जाएगी अपना जो है बेटा क्या इंफॉर्मेशन, एक होगी जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके आएगी। इसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, पीएनएस को दो में डिवाइड कर देते हो,
ठीक है। एक को बोलते हो एफरेंट या फिर सेंसरी नर्व फाइबर, दूसरे को बोलते हो एफरेंट या फिर मोटर नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर क्या होती है बेटा, ये वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन कहां से बेटा, एक टिश्यू या ऑर्गन से कहां की तरफ, सीएनएस की तरफ। जैसे कि सपोज करो मुझे कोई आवाज दे रहा है तो मेरे कान सुनेंगे, तो बेटा ये जो आवाज आई मेरे लिए क्या है, एक स्टिमुलाई, मेरे कान ने सुना, तो क्या ये जो है बेटा सीधे सीधे मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, बिल्कुल जाएगी कि भैया किसी ने मुझे आवाज दी है। तो समझ रहे हो, ये जो इन्फॉर्मेशन लेके गया, कौन लेके गया होगा, सेंसरी, कौन लेके गया होगा बेटा, तेरा सेंसरी नर्व फाइबर लेके गई होगी। ठीक सेम वे में अब बेटा क्या ब्रेन से वापस यहाँ पर आएगी, जिससे कि कोई मूवमेंट या कुछ भी हो सके, जो भी रेस्पॉन्स उसे शो करना हो, तो बेटा जो लेके जाती है वापस उसको आप कहते हो मोटर नर्व फाइबर या फिर इफरेंट नर्व फाइबर। क्या होती है, ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके टिश्यूज या फिर ऑर्गन की तरफ। अब ऑर्गन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेटा इनवॉलेंट्री जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एक होते हैं वॉलेंट्री जिन पर आपका कंट्रोल है। वॉलेंट्री जैसे कि बेटा स्केलेटल मसल्स, आपका उनके ऊपर कंट्रोल है, बट स्मूथ मसल्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिनके ऊपर कंट्रोल है उनको आप डाल देते हो बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, जिन पर कंट्रोल नहीं है उनको डाल देते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो आपको समझ में आ गया। फिर मोटर नर्व फाइबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा, एक जिन पर कंट्रोल नहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ जो लेके जा रही है सिग्नल, दूसरी बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि बेटा जिन ऑर्गन्स को कंट्रोल करा जा सकता है उनकी तरफ सिग्नल लेकर जा रही है, किसका, सीएनएस का। तो देखो यही मैंने डेफिनेशन भी आगे लिखी है भैया। एएनएस क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को कहां से कहां, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल्स की तरफ, जबकि एसएनएस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन सीएनएस से वॉलेंट्री ऑर्गन और स्केलेटल मसल्स की तरफ। अब बेटा ये जो एएनएस है ये भी बेटा दो परिस्थितियों में क्या करता है, एक्ट करता है, दो सिचुएशन में। देखो अगर आप बेटा बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो तो आपकी जो फंक्शनिंग है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होगी, ठीक है। तो वो जो होता है बेटा उसके वो आपका जो नॉर्मल सिचुएशन वाली कंडीशन है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती है, और जो आपकी बेटा इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती है। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये बेटा तब फंक्शन करता है जब आपका इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और पैरासिम्पैथेटिक बेटा तब एक्ट करता है जब आपकी क्या होती है बच्चों, जब आपकी होती है क्या, नॉर्मल सिचुएशन। सपोज करो तुम्हें कोई मारने के लिए आ रहा है तुम्हारे पीछे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है, ना तुम लड़ने के काबिल हो, तुम वहां से भागना चाहोगे, समझ रहे हो। अब भागने में होगा क्या बेटा, जो भाग रहे हो दौड़ रहे हो वो कैसे कर रहे हो, उन पर तो तुम्हारा कंट्रोल है, तुम पेस बढ़ाना चाहते हो पेस बढ़ा सकते हो, बट इसको सहयोग करने के लिए क्या चाहिए होगा, ज्यादा एनर्जी। एनर्जी कौन बना के देगा बेटा, एनर्जी कौन बनाएगा बेटा, एनर्जी मसल्स में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या उसके लिए जो है एटीपी चाहिए, एनर्जी क्या है बेसिकली एटीपी, तो उसके लिए बेटा ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ भेजा जाएगा, और आपकी जो है बेटा इसमें हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आपको आएगा, और आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। बट आपको रेट ऑफ ब्रीथिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको आप जो बेटा चाहते हो कि भैया वहां पर ब्लड ज्यादा पहुंचे उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस समय ये सारे काम कौन करके देगा आपके लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या आपको समझ में आ गया बेटा। और जब रिलैक्स बैठे हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप सारी चीजें कर रहा है। समझ में आई चीजें, मजा आया। आओ देखो, फिर देखो मैंने ये डायग्राम भी आपको बनवाया था एक, कि भैया सीएनएस से देखो पीएनएस, पीएनएस जो है बेटा आगे जाके मोटर और सेंसरी में बढ़ जाता है, पर सेंसर मोटर भी दो तरह का हो जाता है, एएनएस एसएनएस। एएनएस दो तरीके का हो जाता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि कौन सा किस समय एक्ट कर रहा है उसके अनुसार वो हो जाता है। ये एरोज ये बता रहे हैं बेटा इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जा रही है और कौन इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इन एरोज का मतलब समझो, महत्व है इन एरोज का, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा विसरल नर्वस सिस्टम। तो आपकी एनसीईआरटी बताती है वीएनएस के बारे में। देखो वीएनएस कुछ और नहीं, ये भी आपका बेटा पीएनएस का ही पार्ट है। एक्चुअली में किससे मिलके बना है, नर्व गैंग्लिया और प्लेक्सस से मिलके बना है बेटा। गैंग्लिया जो होता है बेटा, जो आपका आपको पता है आपका न्यूरॉन सेल बॉडीज से मिलके बना है और एक्सॉन से मिलके बना है, ठीक है बेटा। तो जो सेल बॉडी और सेल प्रोसेस से मिलके बना है, ये ज्यादा सही बात है, ठीक है। तो बेटा जो कलेक्शन होता है सेल बॉडीज का उसको गैंग्लिया कहते हैं। प्लेक्सस क्या होता है बेटा, ये जो नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का इसको प्लेक्सस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया विसरल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है, नर्व्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस से मिलके बना है। जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है बेटा उसके अंदर जो इम्पल्सेस होती हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं। देखो विसरल जो शब्द है वो अपने आप में ऑर्गन्स को डिनोट करता है। सपोज समझ रहे हो, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, या फिर विसरा भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनल ऑर्गन से बेटा रिलेशन रख रहा है, उनके साथ
संपर्क में है, मैसेज ले जाने का और लाने का काम कर रहा है। तो बेटा इसमें इम्पल्सेस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन्स यानी विसरा की तरफ, और विसरा से वापस सीएनएस की तरफ, यानी कि इंटरनल ऑर्गन से सीएनएस की तरफ। तो क्या आपको समझ में आ गया विसरल नर्वस सिस्टम? भैया ये कुछ और अलग नहीं, ये पीएनएस का ही आपका क्या है बेटा पार्ट है, ठीक है। देखो इसके बाद जो है बच्चों आपको जो है कुछ टर्म इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगी जो कि आपको तंग कर सकती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी टर्म है? वो होती है बेटा, एक तो न्यूक्लियाई है, एक गैंग्लिया है, एक ट्रैक्ट है, और एक आपकी है नर्व, आपकी आपकी आती है लास्ट वाली नर्व फाइबर। तो देखो जो आपका बेटा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है, अब देखो ये सीएनएस भी होता है, पीएनएस दोनों में मिलेगा बेटा कलेक्शन सेल बॉडीज का। तो भैया जो कलेक्शन सेल बॉडीज का आपको सीएनएस में देखने को मिलता है उसको हम न्यूक्लियाई कह देते हैं, बट पीएनएस में हम इसको गैंग्लिया कह देते हैं। जो एक्सॉन का बंडल होता है बेटा उसको सीएनएस में ट्रैक्ट कह देते हैं, पीएनएस में नर्व फाइबर कह देते हैं। तो क्या अब आपको कहीं भी कोई परेशानी हुई, कोई कहीं पर शब्द यूज करेगा भैया ये तो ट्रैक्ट से मिलकर बना है, ट्रैक्ट मतलब बेटा एक्सॉन के बंडल्स की बात करी गई है। किसके अंदर बात चल रही होगी बेटा? पक्का ये सीएनएस में चल रही होगी जब ट्रैक्ट शब्द को यूज करा है। जब बेटा कोई जो है गैंग्लिया शब्द यूज करेगा तो आपको याद आ जाएगा भैया ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की बात कर रहा है, किसके अंदर? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो क्या आपके दिमाग में चीजें क्लिक कर गई? क्या आपको समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से आपको जो है बच्चों ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।